नमस्कार। जरा सोचिए, विदेश में एक बड़ा कानूनी मुकदमा जीत लिया गया है। जश्न का माहौल तो है, पर एक बड़ी उलझन भी है। जिस कंपनी से पैसा वसूलना है उसकी सारी जायदाद, सारी संपत्ति भारत में है। तो सवाल यह है कि उस विदेशी अदालती फैसले को भारत में असली पैसे में कैसे बदला जाए। चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। देखिए, कोई भी कानूनी केस जीतना वो तो बस कहानी की शुरुआत है। जब अदालत का फैसला, जिसे हम डिक्री भी कहते हैं, हाथ में आता है, तब असली काम शुरू होता है, यानी उस कागज के टुकड़े को हकीकत में बदलना। और पता है, ये कोई आज की समस्या नहीं है। 1872 में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि भारत में एक मुकदमेबाज की मुश्किलें असल में तब शुरू होती हैं जब उसे डिक्री मिल जाती है। और देखिए, करीब करीब 150 साल बाद भी ये बात कितनी सच लगती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी के पास एक अदालती दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि उसे पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उस कागज को असली नकदी में कैसे बदला जाए, खासकर तब जब फैसला एक देश का हो और पैसा किसी दूसरे देश में। भारत में इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं, और कौन सा रास्ता चुनना होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है। जी हाँ, सब कुछ इस एक बात पर टिका है कि फैसला किस देश की अदालत से आया है, और यही एक चीज तय करेगी कि आगे की राह आसान और तेज होगी या फिर लंबी और मुश्किल। और ये हैं वो दो रास्ते। पहला है एक्सप्रेस लेन। ये उन देशों के फैसलों के लिए है जिन्हें भारत पारस्परिक क्षेत्र मानता है, और दूसरा रास्ता है लंबी सड़क, जो बाकी सभी देशों के लिए है। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो ये पारस्परिक क्षेत्र आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का एक खास समझौता है। दोनों देश एक दूसरे के अदालती फैसलों को इज्जत देने और उन्हें लागू करने पर सहमत हुए हैं। इसे एक तरह का कानूनी हैंडशेक समझ सकते हैं, जो पूरी प्रक्रिया को बहुत बहुत आसान बना देता है। चलिए तो पहले इस एक्सप्रेस लेन यानी फास्ट ट्रैक को ही समझते हैं। अगर कोई फैसला एक पारस्परिक क्षेत्र से आया है तो उसकी प्रक्रिया कैसी होगी? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44A के तहत ये प्रक्रिया काफी सीधी साधी है। बस उस विदेशी फैसले की एक सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, उसे भारत की सही जिला अदालत में दाखिल करना है और फिर उसे सीधे लागू करवाने के लिए आवेदन कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो फैसला भारत की ही किसी अदालत ने सुनाया हो। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी डेडलाइन है जिसका ध्यान रखना ही होता है। विदेशी अदालत के फैसले की तारीख से इस फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सिर्फ 3 साल का वक्त होता है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो समझ लीजिए कि एक्सप्रेस लेन का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब एक खास प्रो टिप जिससे काफी समय बच सकता है, और ये सब कुछ इस एक नंबर पर निर्भर करता है, 2। ये टिप सिविल प्रक्रिया संहिता की ऑर्डर 21 रूल 22 से आती है। अगर विदेशी फैसले के 2 साल के अंदर ही उसे लागू करने के लिए अर्जी दी जाती है तो बहुत मुमकिन है कि अदालत को दूसरे पक्ष को कोई नोटिस भेजने की जरूरत ही ना पड़े। अब ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन इससे कानूनी प्रक्रिया में सच में महीनों की बचत हो सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी लंबी सड़क की तरफ। क्या होता है जब फैसला किसी ऐसे देश से आता है जिसके साथ भारत का कोई पारस्परिक समझौता नहीं है? यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि भारत में लगभग एक नया मुकदमा ही शुरू करना पड़ता है। उस विदेशी फैसले को सीधे लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि एक नया केस फाइल करना होता है, और उस केस में वो विदेशी फैसला एक मुख्य सबूत के तौर पर काम करता है। तो वो विदेशी फैसला एक बहुत मजबूत सबूत तो है, पर वो कोई ब्लैंक चेक नहीं है। भारतीय अदालत उसे आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेगी। वो पहले उसकी पूरी तरह से जांच करेगी ताकि ये पक्का हो सके कि वो कुछ बुनियादी कानूनी मानकों पर खरा उतरता है। और यहीं पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 काम आती है। इसे आप कुछ कानूनी गेटकीपर्स की तरह समझ सकते हैं। भारत में मान्यता मिलने से पहले उस विदेशी फैसले को इन सभी गेटकीपर्स की जांच से गुजरना ही पड़ता है। ये कुछ मुख्य वजह हैं जिनके आधार पर भारतीय अदालत एक विदेशी फैसले को लागू करने से साफ इनकार कर सकती है। जैसे कि क्या मूल अदालत के पास उस केस को सुनने का अधिकार था, क्या फैसला धोखाधड़ी से हासिल किया गया, या फिर क्या वो भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो ये लंबी सड़क एक बंद गली में भी खत्म हो सकती है। तो चाहे रास्ता फास्ट ट्रैक वाला हो या फिर लंबी सड़क वाला, आखिर में दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। एक बार जब भारत उस फैसले को मान्यता दे देता है तो असली सवाल यह है कि पैसा वसूल कैसे किया जाता है।
इस आखिरी चरण को कहते हैं निष्पादन या एग्जीक्यूशन। ये वो प्रक्रिया है जहां अदालत ये पक्का करने के लिए कदम उठाती है कि उसके आदेश का पालन हो। ये असल में कानूनी सिद्धांत को जमीनी हकीकत में बदलने का काम है। भारतीय अदालतों के पास डिक्री को लागू करवाने के कई तरीके होते हैं। वो कर्जदार की संपत्ति जैसे घर या कार को जब्त करके बेच सकती हैं, उनकी सैलरी का एक हिस्सा कटवा सकती हैं और कुछ गंभीर मामलों में तो उन्हें सिविल जेल भी भेजा जा सकता है या उनकी संपत्ति को मैनेज करने के लिए एक रिसीवर भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अदालत सब कुछ नहीं ले सकती। कानून कर्जदार को पूरी तरह से बेसहारा होने से बचाता भी है। ये कानूनी दस्तावेज दिखाते हैं कि अदालतें जमीन और पैसे जैसी चीजें तो जब्त कर सकती हैं, लेकिन किसी के जरूरी कपड़े, काम करने के औजार या पेंशन फंड जैसी बुनियादी चीजों को हाथ नहीं लगा सकती।